Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter oscillation और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SHM as a projection ऑफ यूसीएम रिकॉल कर पा रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो कई लोग मैं जानता हूं इंतजार कर रहे होंगे कि एंगुलर एसएचएम वाला टॉपिक चालू होगा, हमारा पेंडुलम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, इसी लेक्चर में वो टॉपिक भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो हम लोग यहां पर जो हेडिंग डाले हैं वो क्या है, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, मतलब एक पार्टिकल है मान के चलिए जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका यदि मैं प्रोजेक्शन लेता हूं अलोंग डायामीटर, तो इसका जो प्रोजेक्शन निकल के आता है उसको यदि मैं ऑब्जर्व करता हूं तो वो आपको एसएचएम जैसा दिखाई देता है। ये इस टॉपिक की मेन पॉइंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमारे पास मान के चलो एक पार्टिकल ले लेते हैं और ये हम लोगों ने मान लिया कि भैया ये जो पार्टिकल है वो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पर यदि ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी समय पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, लेट्स से किसी समय t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल मैं मान लेता हूं यहां पर है। कहां पर? इस जगह पर आपके पार्टिकल को मैंने बिठा दिया। लेट्स से ये जो एंगल है ये है आपका अल्फा। ठीक है, ये एंगल कितना ले लिया मैंने? अल्फा। आपको अल्फा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है, मैंने मान लिया अल्फा है। ठीक है, ओके। अब यदि ये यूसीएम कर रहा है तो मैंने मान लिया कि भैया ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। किस स्पीड से घूम रहा है? ओमेगा स्पीड से ये ऐसे घूम रहा है। t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल इस पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यदि मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं तो बेटा यहां पर प्रोजेक्शन लेने पर देखो ये पार्टिकल की सिचुएशन कुछ यहां पर मेरे को देखने को मिलेगी। अब मैं क्या कहता हूं कि मान के चलो यदि ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से यूसीएम कर रहा है तो आफ्टर द टाइम टी ये पार्टिकल आपको कहां मिलेगा ये बताना है आपको। तो आप बोलोगे लेट्स से ये पार्टिकल चलते चलते कहीं यहां पर पहुंच गया है और ये यहां पर मैंने बना दिया, तो इस समय ये जो एंगल बनेगा आपको ये होगा बेटा ओमेगा टी प्लस का अल्फा। इफ आई एम कंसिडरिंग द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस का अल्फा। और इस पोजीशन पर पहुंचने पर यदि मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं तो बेटा ये प्रोजेक्शन मुझे यहां मिलता है। ठीक है, यस और नो? देखिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छा सर, ओमेगा टी प्लस अल्फा कैसे आ गया भाई? ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा अपॉन टी बराबर है। तो उस पूरे एंगल को यदि मैं थीटा ले लेता हूं तो थीटा बराबर होना चाहिए ओमेगा टी। कौन से वाले एंगल को? यदि मैं सिर्फ इतने वाले को कंसीडर करता हूं इसको थीटा, तो बेटा ये आएगा कितना? थीटा बराबर ओमेगा टी, और अल्फा पहले से ही है तो ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा और ओमेगा टी प्लस अल्फा एक ही एंगल को क्या कर रहे हैं? यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अब मैं यहां पर इस सर्कुलर पाथ की एक रेडियस कंसीडर करता हूं। अब ये रेडियस आपके मन में है, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। माना कि मैं जो रेडियस डिसाइड कर रहा हूं वो कैपिटल ए डिसाइड कर रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर रेडियस जो मैंने ली हुई है उसे कैपिटल आर या कैपिटल ए, जो भी आपको अच्छी लगे। लेट्स से मैंने थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर ले लेता हूं। ठीक है, सो कैपिटल आर इज द रेडियस। तो क्या ये पॉइंट यहां से लेकर के यहां तक का कैपिटल आर ही होगा और ये वाली जो डिस्टेंस है क्या वो भी कैपिटल आर ही होगी? यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, यस और नो? ओके। अब हम लोग इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसके एक्स कंपोनेंट पर बात करते हैं। इसके किस कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं? एक्स कंपोनेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा यहां पर हम लोग करते हैं। तो मान के चलो ये पॉइंट यहां पर एम बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है? एम बन रहा है। यही एम पॉइंट पहले यहां पर था, बाद में यहां पर आ गया। पहले यहां पर था,
फिर यहां पर आ गया। तो मैं इसको देख रहा हूं कि एग्जैक्टली जो मैं चाहता हूं वैसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग जगह चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक आपका पार्टिकल है जो आपका यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए ये पार्टिकल आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका प्रोजेक्शन लेना चालू करता हूं ऑन डायामीटर, जो अलोंग द एक्स एक्सिस आपको डायामीटर दिख रही है, उस पर मैं इसका प्रोजेक्शन लेना यदि मैं स्टार्ट करता हूं तो उस प्रोजेक्शन वाले पॉइंट को देखिए कैसे ये मूव कर रहा है। हर समय देखिए कैसे ये प्रोजेक्शन इसका मूव कर रहा है। यहां से आइए देखिए ये प्रोजेक्शन कैसे मूव कर रहा है, इसको जरा फोकस कीजिए। यहां पर जरा इसके प्रोजेक्शन के बारे में सोचिए और इस प्रोजेक्शन को देखिए, क्या ये आपको एक एसएचएम करते हुए नहीं दिख रहा है? देखिए कंटिन्यूअसली देखो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर फोकस कीजिए, जो हम लोगों ने पॉइंट एम कंसीडर किया था, वो क्या आ रहा है, इसका प्रोजेक्शन। ये आपका पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था। मैं फिर से बता देता हूं, ये वो पार्टिकल है जो किसी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये आपका पार्टिकल चलते हुए, इस पार्टिकल का मैं क्या ले रहा हूं, प्रोजेक्शन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, प्रोजेक्शन लेता हूं। तो ये जो प्रोजेक्शन वाला जो पॉइंट है उसका एक्स कंपोनेंट पर यदि मैं फोकस करता हूं तो वो जो एक्स कंपोनेंट है, देखो ये इस डायरेक्शन में अभी ऐसे चल रहा है। अब ये यहां से ऊपर आ जाएगा तो मैं प्रोजेक्शन ऊपर से लेना चालू करूंगा। लेकिन देखो इस पॉइंट को देखिए, ये इसकी मोशन को ऑब्जर्व कीजिए, ये आपको एक एसएचएम जैसा फील होने लग रहा होगा। यस और नो? तो बस इसी रिलेशन को हम लोगों को यहां पर क्या करना है, देखना है। इसी रिलेशन को हम लोगों को यहां पर क्या करना है, एनालाइज करना है, क्या ये सही है या नहीं है, कि बस हम लोगों ने वीडियो में देख लिया। यस और नो? चलो, सो हम लोगों के पास में जो सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन में इस वाले पॉइंट पर आने के पश्चात हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो मैं पाता हूं कि मैं यहां पर देखिए एक ट्राइंगल जैसा आपको बनते हुए नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाली चीज रेडियस आर है। यहां पर मैं थोड़ा सा इसे यदि बढ़ा देता हूं तो ये वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस का अल्फा है। यस और नो? बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं तो ये आएगा आपका 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस का ओमेगा टी प्लस का अल्फा। बोलो सही है? इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं बीटा ले लेता हूं, थोड़ी देर के लिए क्या लेता हूं, बीटा। तो ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस का बीटा। बोलो सही है क्या? अच्छा, अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि एक बात बताओ, यदि इस ट्राइंगल को देखने के पश्चात मैं आपसे पूछता हूं कॉस 180 माइनस का बीटा, बोलो कितना आएगा? तो आप बोलोगे ये वाला एंगल है वो, तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, एडजासेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजासेंट तो बेटा ये वाली दूरी हो जाएगी आपके पास में। यस और नो? ये वाली दूरी होते हुए नजर आएगी। ओके, सो इस वाली डिस्टेंस को यदि मैं x ले लेता हूं अभी के लिए, तो आप लिखोगे x अपॉन हाइपोटेनियस, आपको r मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, यस और नो? ओके, एक पॉइंट और देखिए, मैं यहां से यदि इस साइड में हूं तो इट शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी व्हाट, नेगेटिव। तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, माइनस एक्स अपॉन आर आना चाहिए। कॉस 180 माइनस थीटा मींस यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो आपके पास में माइनस का कॉस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस का एक्स अपॉन आर। सो यहां पर आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू आर कॉस बीटा, और बीटा को यदि मैं रिप्लेस कर देता हूं तो यह आएगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस का अल्फा। लेकिन ये तो मेरे पास में x कंपोनेंट की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब यदि t की जगह 0 रख देता हूं तो x बराबर r cos अल्फा मिल जाएगा, और t की जगह और कोई वैल्यू रखूंगा तो उसके बेसिस पर ये इक्वेशन मुझे मिलेगी। लेकिन क्या ये इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है, इसको मैं कैसे क्रॉस वेरीफाई करूंगा, हाउ विल आई क्रॉस वेरीफाई? तो मैंने आपको तरीका सिखाया है। देखो ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, या द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक बट नॉन एसएचएम, एसएचएम, ऐसे ऑप्शंस बन के आते हैं। तो भैया उसको चेक करने का तरीका क्या है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया तो वो एसएचएम है। तो कैसे करेंगे,
तो भैया देखो यहां पर आपके पास में x बराबर है r cos ओमेगा टी प्लस का अल्फा। ओके चलो, सो मैंने यहां पर ले लिया v बराबर dx बाई डी टी बराबर r cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा कितना, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस का अल्फा, और इनटू में आएगा ओमेगा, मतलब इट इंप्लाइज v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा r साइन ओमेगा टी प्लस का अल्फा। बोलो सही है क्या? एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं। सो देयरफॉर a कैन बी रिटन एज dv बाई डी टी बराबर माइनस ओमेगा आर, साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस का अल्फा इंटू ओमेगा, सॉल्व करने पर a बराबर आ रहा है माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी प्लस का अल्फा, और इसे यदि ध्यान से देखो तो आर कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा को क्या लिख सकता हूं, एक्स। सो मेरे पास में a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि ये बेटा आपकी SHM की इक्वेशन है। इसका मतलब ये SHM की इक्वेशन है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल यदि यूसीएम कर रहा है और उसके प्रोजेक्शन के एक्स कंपोनेंट पर यदि हम लोग बात करें तो उसका जो प्रोजेक्शन लेने पर जो एक्स कंपोनेंट है वो आपका SHM परफॉर्म कर रहा होता है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई है? श्योर हैं? ओके चलो, सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब फिर से कई लोगों के मन में आ गया, अच्छा तो अब आपका एंगुलर SHM चालू हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा बेटा थोड़ी देर के लिए और रुक जाइए, क्योंकि एंगुलर SHM में जो चीजें करनी है हमको उन्हीं को मैं थोड़ा सा यहां पर पहले बता दे रहा हूं। और वो है कि कई बार आपको ऐसे सवाल मिल जाते हैं जो जनरली हम लोग नहीं करते, लेकिन मान के चलो भूले भटके एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर सेट किया और आपसे टाइम पीरियड के सवाल निकलवा लेता है। तो उन सवालों को कैसे डील करना है उसको बस मैं यहां पर समझा देता हूं। मान के चलो, मतलब हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। ऐसी भी आप छोटी सी हेडिंग डाल सकते हो, हालांकि कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। अब इसमें भी है ना, दो मेथड होती हैं, एक होती है फोर्स मेथड और आपके पास में दूसरी होती है टॉर्क मेथड। ठीक है, एक होगी फोर्स मेथड और एक होगी टॉर्क मेथड। अच्छा, करना क्या होता है दोनों में? दोनों में आपको एक पहला स्टेप तो कुछ इसी प्रकार से लेना है कि गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या करना है? पहला स्टेप, गिव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, गिव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। देखो ध्यान रखना, मैं दोनों में एक ही लाइन लिख रहा हूं, इसका मतलब दोनों में ये पॉइंट कॉमन है, फ्रॉम मीन पोजीशन। यदि ऐसा होता है तो जब टॉर्क मेथड की बात करेंगे तो उसमें टॉर्क लगेगा, और फोर्स मेथड की जब बात करेंगे तो उसमें क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो सेकंड स्टेप की जब मैं बात करूंगा, ब्लैक यूज कर लिया, हाँ ब्लू ले लेता हूं। सेकंड में क्या लिखूंगा? फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स, फाइंड रीस्टोरिंग फोर्स, और इसमें लिखूंगा सेकंड में फाइंड रीस्टोरिंग टॉर्क, फाइंड रीस्टोरिंग टॉर्क। क्योंकि अब ये सारे पॉइंट आपको मालूम है, हम लोगों ने क्या बोला, फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी को चलाने में जो कष्ट अनुभव होता है उससे आपको फोर्स का आइडिया लगता है, और किसी बॉडी को घुमाने में जो कष्ट आप करते हो उससे आपको टॉर्क मिलता है। फोर्स और टॉर्क इसी प्रकार से रिलेटेड है एक दूसरे से। यस और नो? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर में कुछ इसी प्रकार से हम लोगों ने इस चीज को समझा है। यस और नो? यदि इसी प्रकार से समझा है तो बस आपका काम हो गया। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है थर्ड स्टेप की तरफ, एंड योर थर्ड स्टेप सेज दैट अप्लाई न्यूटन्स लॉ, मतलब फाइंड एक्सेलरेशन। अब फाइंड एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? यहां पर आएगा a बराबर F बाई m। भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। जब आप फोर्स मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, और यहां पर भी आएगा फाइंड एक्सेलरेशन, लेकिन बेटा यहां पर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर है टाउ बराबर आई अल्फा, यहां पर ए बराबर एफ बाई एम होता है। तो उसी बेसिस पर आपने थर्ड स्टेप किया है। बोलो क्लियर है या नहीं है? श्योर। अब अगला स्टेप क्या है, इसको जो ए की वैल्यू आई है उसको आपको कंपेयर करना है। जो भी आपके पास में ए की वैल्यू आई है, कंपेयर विद ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहां पर क्या करोगे, कंपेयर तो यहां पर भी होगा लेकिन यहां पर क्या होगा, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इससे आपको कंपेयर करना है। इससे जब आप कंपेयर करोगे तो आपका 5वें नंबर का जो स्टेप मिलेगा वो होगा फाइंड ओमेगा। इसमें कंपेयर करोगे तो ओमेगा मिलेगा, तो यहां पर भी कंपेयर करने पर ओमेगा ही मिलेगा। और लास्ट 6 नंबर के स्टेप में ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टी बराबर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो यहां पर भी लगेगा। बोलो समझ में आ गया? ये है मेथड, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इस मेथड का यूज कहां पे करेंगे, तो बेटा हम लोग अभी जस्ट यहां पर यूज करने ही वाले हैं। वैसे आप देखोगे तो जब आप बुकलेट को पढ़ोगे तो उसके अंदर में एंगुलर एसएचएम करके एक हेडिंग लिखी हुई मिलेगी, जो हेडिंग इसी के बेसिस पर है। वहां पर आपको बताया गया होगा कि भाई पहले हम लोग टॉर्क लिखाएंगे, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा होता है, टॉर्क हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, तो वहां पे माइनस के थीटा करेंगे एंड सो ऑन। उसको कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा से हमारे पास में ओमेगा आ जाएगा, फिर ओमेगा से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ के बाई आई आएगा। और फिर आगे और बहुत सारी इक्वेशंस आपको लिखी हुई दिखाई देंगी, लेकिन उनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कैसे उस स्टेप तक पहुंचेंगे, उसको कैसे देखेंगे, तो भैया उसके लिए हम लोग बात करेंगे पेंडुलम पर। ठीक है, सो बेसिकली एंगुलर एसएचएम और पेंडुलम ये हेडिंग एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, और ये जो हमने सीखा है अभी इसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। और इसको यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सी हेडिंग डालेंगे, और उस सिंपल सी हेडिंग का नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम क्या होता है, जब हम लोग किसी एक मास को एक मासलेस स्ट्रिंग से लटका देते हैं और उसे स्मॉल ऑसिलेशन करवाते हैं, या मैं बोलूं उसे लटकाकर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो आपका पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेशंस करता है। अब ये जो ऑसिलेशंस करता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कहते हैं। वो जो पूरा जो डिवाइस बन रहा है वो है आपका व्हाट? क्या है वो आपका? सिंपल पेंडुलम। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये आपका लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम दोनों के बेसिस पर हम लोगों को करना है, ताकि जो हम लोगों ने अभी सीखा है कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड उसको हम लोग जस्टिफाई कर सकें, उसको हम लोग क्या कर सकें? जस्टिफाई कर सकें। इसको हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, श्योर, ओके। सो भैया हम लोग सबसे पहली वाली जो हेडिंग चालू कर रहे हैं वो है आपका सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसएचएम। कैसा वाला बेटा? लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम कैसे करेंगे? तो देखो भैया सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये बॉब लटकाया, ये सॉरी छत बनाई, छत से मैंने एक एल लेंथ की स्ट्रिंग लगा दी और यहां पर एक एम मास का बॉब लटका दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसे प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम लोग इसे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, अब यहां पर बड़ा बनेगा लेकिन वास्तविकता में यह है बहुत ही छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट जिसे मैं नाम दे रहा हूं थीटा। अब कई लोग बोलेंगे सर यदि थीटा दे दिया तो एंगुलर एसएचएम होना चाहिए। वेट, अभी मैं किस बेसिस पर करता हूं इसको समझिए जरा, इसी बात को आपको समझना है। ये एम मास का ब्लॉक, ये जो पाथ होगा बेटा इसका कुछ ऐसा होने वाला है, इस पाथ पर ये चलने वाला है। लेकिन सिंस मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि आपको एज अ लीनियर एसएचएम करना है, आपको क्या करना है? एज अ लीनियर एसएचएम करना है। तो भैया हम लोग मान लेते हैं कि ये जो यहां पर आगे सरका है वो सरका है एक्स। कितना सरका है? एक्स। मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट मान लिया है वो है
एक्स, तो भैया इस पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका एक फोर्स लग रहा होगा mg। बोलो सही है क्या? ओके। यदि मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो आप पाएंगे कि बेटा एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला एंगल थीटा, तो यहां पर भी एंगल बनेगा थीटा। बोलो समझ में आया? दिस इज द एंगल थीटा। देखो यहां पर थीटा है, थीटा है। क्लियर? ओके। सो इसके दो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा आपका mg cos थीटा और ये वाला बनेगा आपका mg sin थीटा। बोलो सही है क्या? अब आपने बेसिकली क्या किया है, m मास के ब्लॉक को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, कहां से? फ्रॉम द मीन पोजीशन। नाउ गो टू द स्टेप्स। गिव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, चाहे लीनियर हो, चाहे फोर्स मेथड हो, चाहे टॉर्क मेथड हो। बेसिकली फोर्स मेथड को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम, और टॉर्क मेथड को आप चाहें तो कह सकते हो एंगुलर एसएचएम। ठीक है, बेसिकली आपको दोनों चीजें साथ में चल रही है। लीनियर एसएचएम हम लोग अब तक पढ़ के ही आए हैं, उसी को किस प्रकार से यूज करना है वो सिखाया जा रहा है कंपैरिजन विद द एंगुलर एसएचएम के साथ में। चलो आगे आ जाओ। सॉरी, दूसरा स्टेप तो पढ़ो। फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों जगह वही सेम स्टेप है। फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है। ओके चलो, ये रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? वो फोर्स जो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाने को प्रोत्साहित कर रहा है। हिंदी मीडियम तो समझ में आ गए, इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे ये प्रोत्साहित वर्ड का मतलब क्या है। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है? जो बॉडी की पोजीशन को रिस्टोर करने का काम करे। रिस्टोर मतलब क्या है? बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन थी उस पर ले जाने का काम करे। तो आप यहां पर देखिए कौन सा फोर्स है जो इसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। आप कई लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां पर आपने स्ट्रिंग में टेंशन नहीं बनाई, सोच रहे हैं क्या? अरे कॉमन सेंस से सोचो, यदि वो एक्सट्रीम पोजीशन तक यहीं तक जा रहा है तो भैया यहां पर जब आप जाओगे तो उसके बाद में स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, होगी नहीं। और जैसे स्ट्रिंग लूज हो गई टेंशन जीरो, जैसे स्ट्रिंग लूज हो गई वैसी टेंशन जीरो हो जाएगी। अब कई लोग सोच रहे हैं सर कॉनिकल पेंडुलम में तो टेंशन जीरो नहीं हुई थी। अरे भैया वहां पर वो मोशन कर रहा था, वहां पर वो मोशन कर रहा था, यहां पर वो ऑलमोस्ट रेस्ट वाली पोजीशन पे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद करो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने जो केस पढ़ा है उसमें क्या बोला था कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन इज ऑलमोस्ट जीरो। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं हो रही, लेकिन स्ट्रिंग बिकम्स फ्लेक्स, तो टेंशन को जीरो मान लिया था हम लोगों ने। बिल्कुल वही सिचुएशन हो रही है। अरे पॉइंट्स क्लियर है ना? ये पॉइंट्स ही हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए सिर्फ एक ही फोर्स है। अब यहां पर mg वाला फोर्स है, तो mg sin थीटा वो फोर्स है जो इस बॉडी को क्या कर रहा है? पिंच कर रहा है कि तू वापस चल। mg cos थीटा बोल रहा है क्या? नहीं, mg sin थीटा बोल रहा है तू वापस चल। तो तेरा यहां पे क्या काम है? तेरा काम यहां पर था। तो mg sin थीटा मतलब mg का एक फैक्टर है mg sin थीटा, या मैं बोलूं mg का एक कंपोनेंट है mg sin थीटा, जो इस m मास के ब्लॉक को बोल रहा है कि तेरा यहां पर कोई काम नहीं, तू वापस चल। किधर? मीन पोजीशन की तरफ। मतलब mg sin थीटा इसे फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि तू मीन पोजीशन पे चल। इसका डेफिनेट मतलब है कि भैया आपका mg sin थीटा जो है वो आपका क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है, जो एट रेस्ट वाली सिचुएशन पर यहां पर बन रहा है। सो मैं कह सकता हूं, अरे मैं आगे क्यों जा रहा हूं, कि जो F है आपका वो माइनस mg साइन थीटा है। माइनस mg साइन थीटा है। कई लोग बोलेंगे सर माइनस क्यों लगाया? भैया डायरेक्शन देख लो, अपोजिट है। अरे भाई इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो माइनस लगाऊंगा ही नहीं लगाऊंगा। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, हमारा वही फंडा है। तो कई लोग बोल रहे होंगे सर यदि मैं इधर कर देता तो फोर्स आपका पॉजिटिव हो जाता, लेकिन तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता। मतलब कहानी वही रहने वाली है, कोई बदलने वाली नहीं है। ठीक है, चलो अब एक काम और करो, यहां पर थोड़ा सा काम कर दो। हाँ, x के बारे में सोचो। ये x की इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है? यहां पर x को क्या लिखा जा सकता है? तो कई लोग बोलेंगे सर इसमें क्या देखना है? दें ये बना दिया हमने ट्राइंगल, ये वाला हो गया थीटा, ये वाला x हो गया, इसको हम लोग l मान रहे हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सर साइन थीटा बराबर x अपॉन l। तो x कैन बी रिटन एज l साइन थीटा। बोलो सही है क्या? आपने बोला सही बात है। ओके,
सो यहां से यदि मैं देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई एल आ जाएगी, तो एफ की वैल्यू आ गई माइनस का एम जी एक्स अपॉन एल, माइनस का एम जी एक्स अपॉन एल यहां पर आ चुका है फोर्स। ये आपके पास में पूरा फोर्स आ चुका है, यस और नो, यस और नो। तो भैया हम लोगों ने जो फोर्स फाइंड आउट करना था वो कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद देखो फाइंड एक्सेलरेशन एफ बाई एम से लगाओ, फाइंड एक्सेलरेशन बाई एफ बाई एम से। तो भैया थर्ड जो भी स्टेप है, ए बराबर एफ बाई एम, तो आप लिखोगे माइनस का एम जी एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई एम, तो ए की वैल्यू आ रही है, एम से एम कट जाएगा, तो माइनस का जी बाई एल इंटू एक्स, कितनी आ रही है, माइनस का जी बाई एल इंटू एक्स। यस और नो, ये आपके पास में एक्सेलरेशन यहां पर आ चुका है। बोलो सही है क्या? ओके बोलो अगला स्टेप क्या है? एक्सेलरेशन के बाद में अगला स्टेप है कंपेयर विद ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर विद ए इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो आ जाओ, आपके पास में है ए बराबर माइनस का जी बाई एल इंटू एक्स और ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों को यहां पर आपको बोला गया है कंपेयर करने को, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा जी बाई एल, और यहां से अगला स्टेप होगा ओमेगा को फाइंड आउट कर लीजिए, तो ओमेगा बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ जी बाई एल। बोलो सही है क्या? इसके अगला स्टेप आप पढ़ सकते हैं, वहां पर जाके आपको लिखा मिलेगा टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी बराबर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा क्या है, अंडर द रूट ऑफ जी बाई एल। मतलब आप लिख सकते हो टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो चुका है, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जो जिसकी लेंथ एल आपको गिवन है, जिसकी लेंथ एल आपको यहां पर गिवन है, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। क्लियर, श्योर हैं? ओके, ये था आपका लीनियर एसएचएम के बेसिस पर। अब अगला जो हम लोग करेंगे वो है एंगुलर एसएचएम के बेसिस पर। ठीक है, वही कहानी है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो सेकंड वाला पॉइंट आएगा एज एंगुलर एसएचएम। क्या पढ़ रहे हो आप? सिंपल पेंडुलम। तो दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। कहानी वैसे ही शुरू होगी जैसे हमारे पास में पहले चल रही थी। ये आपके पास में एम मास का बॉब है और इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये यहां पर पहुंच गया और ये इसका पाथ बनने वाला है। इसकी लेंथ को मैं एल मान लेता हूं, ये वाला एंगल थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, बोलो सही बात है या गलत बात है? तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर जरा ध्यान देते हैं हम लोग। देखो मैं यहां से डॉट 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 लाइन खींच रहा हूं और यहां से भी डॉट 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 लाइन खींच रहा हूं, तो ये वाली डिस्टेंस देख लीजिए कितना आएगा, बिल्कुल वही आएगी, एल साइन थीटा आएगी। पिछले भी वाले केस में निकाली हुई है, आप चाहे तो यहां पर देख सकते हैं। इसको यदि मैं ऐसे मिला दूं तो ये x बराबर आएगा, तो ये x बराबर क्या, एल साइन थीटा आएगा, क्योंकि मैं पहले निकाल चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। बोलो सही है कि नहीं है? आपने बोला सही है सर, लेकिन अब हम लोग कैसे करें? तो हम लोगों ने बोला कि आपको पहले तो वही करना है ना, रिस्टोरिंग फोर्स और उसके बाद में रिस्टोरिंग टॉर्क। यस और नो? तो मैं बोला सही बात है। चलो, तो यदि मैं यहां पर टॉर्क की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं, टॉर्क की यदि मैं बात करता हूं, तो यहां पर टॉर्क आएगा आपका, देखो ये लग गया आपका mg, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बेटा आप लिखोगे mg इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, mg इंटू एल साइन थीटा इज द टॉर्क, जो डायरेक्टली मिल गया। पिछली बार आपने फोर्स निकाला था, इस बार आपने क्या कर लिया है, टॉर्क निकाल लिया है डायरेक्टली। टॉर्क बराबर mg इंटू एल साइन थीटा। अब हम लोग कह सकते हैं, यहां पर एक पॉइंट यहां पर एडिशनल ऐड करते हैं हम लोग, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो हम लोगों ने वही बोला है बॉडी को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देना है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो मैं कह सकता हूं टॉर्क बराबर एम जी एल थीटा। कई लोग हैं ना अभी भी सोच रहे हैं माइनस वाला कहां गया फंडा, तो माइनस भी आएगा, लेकिन हम लोग माइनस को यहां पर अभी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आप देखिए क्या हो रहा है, एम जी इधर है
और ये इधर है, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के हिसाब से ही आपको चलना है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो यहां से आपको इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो वो माइनस है, यहां पर आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। माइनस इज देयर, चाहे तो आप कहीं पर भी लगा लीजिए, यहां से ही लगा दीजिए माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा, तो माइनस एम जी एल थीटा आ गया। अगला स्टेप क्या करना है बेटा, अगला आपको लिखना है टॉर्क बराबर आई अल्फा, और इससे आपको कंपेयर करना है ना, ठीक है। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, सो अल्फा बराबर आएगा टॉर्क अपॉन आई, तो आप लिखोगे माइनस का एम जी एल थीटा अपॉन में आई। बोलो सही है क्या। टॉर्क बराबर अल्फा बराबर कितना आ गया, माइनस का एम जी एल थीटा अपॉन आई यहां पर आ चुका है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, आप स्टेप्स को अपनी नोटबुक में देखिए। अल्फा बराबर, मैंने कुछ ए तो नहीं लिख दिया था ना गलती से, अल्फा ही लिखा है, सही है। अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और अल्फा बराबर है माइनस का एम जी एल थीटा अपॉन आई। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो बेटा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी एम जी एल अपॉन आई। सो यहां से ओमेगा आएगा अंडर द रूट ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाई आई, एम जी एल डिवाइडेड बाई आई। अब अगला स्टेप क्या है कि भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो टी बराबर आएगा 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ एम जी एल डिवाइडेड बाई आई, सो टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन एम जी एल। ये यहां पर आपके पास में आ चुका है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। बोलो सही है क्या। अब वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करें। तो भैया आप है ना इसमें ध्यान दीजिए, स्मॉल एम मास का ब्लॉक था, बॉब था, एल लेंथ की स्ट्रिंग से लटका हुआ था। तो मैं आपसे पूछता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉब अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिस पॉइंट से मैंने लटका रखा है उस पॉइंट के अबाउट क्या आएगा बोलो। तो आई बराबर आएगा स्मॉल एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर है तो एम आर स्क्वायर, पुट कर दीजिए, बेसिकली आई विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम एल स्क्वायर। बोलो सही है क्या। यहां पर यदि आप ऐसा पुट करते हैं तो देखिए टी बराबर आएगा 2 पाई अंडर द रूट के अंदर में एम एल स्क्वायर अपॉन एम जी कैपिटल एल। क्या कैंसल हो सकता है देखिए, एक एल से एक एल, एक एम से एक एम, तो बेटा आपको टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी वापस से देखने को मिलेगा। टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी वापस से देखने को मिलेगा। यस और नो, क्या ये बात सही है। ओके, अब यहां पर एक बात देखिए, मैंने यहां पर पॉइंट मास माना है, लेकिन हो सकता है ना एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो आपसे और भी कुछ करवा सकता है, और भी कुछ करवा सकता है। मतलब कैसे, देखिए अभी के लिए आपके पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई अपॉन एम जी एल। बोलो सही है क्या। इसके अंदर में यदि आप ध्यान से देखो तो भैया ये हमारे पास में पॉइंट मास था एम और ये थी एल, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा वो बड़ा मान ले और इसकी रेडियस को स्मॉल आर कंसीडर करवा ले। बोलो करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। मतलब ये आपके पास में कोई स्फेरिकल बॉब यदि हो, ये सवाल है ध्यान रखना, मैं सारे फॉर्मूले आपके सामने लेके आ जाता हूं, भले उस पर न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली करवाऊं या नहीं करवाऊं, लेकिन आपके सामने सब चीजें हैं। तो उस केस में आपका आई जो है वो बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बॉब के लिए यदि आप देखोगे तो इस बॉब का भी तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना पड़ेगा। यस और नो, तो वो कितना हो जाएगा, पहले पॉइंट मास के हिसाब से आपने लिख दिया एम एल स्क्वायर प्लस का 2/5 एम आर स्क्वायर। बोलो सही है क्या। ये बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका एक्स्ट्रा आ गया। कब, यदि आपने स्फेरिकल बॉब माना है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो बेटा उस केस में आपका टाइम पीरियड आएगा कितना, टी बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एम एल स्क्वायर प्लस का 2/5 एम आर स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ एम जी एल। बोलो सही है। याद रह जाएगा क्या ये फॉर्मूला, रह जाएगा क्या, स्फेरिकल बॉब। हाँ, अब हॉलो सॉलिड वो सब बातें नहीं कर रहा हूं मैं, अभी
मैंने सिंपल सी बात है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² के बेसिस पर कर लिया है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है? मुझे उम्मीद तो है कि आपको समझ में आया होगा। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? चलो आगे बढ़ता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, a point mass of 1 kg is used for simple pendulum and its time period is t1. Its time period is t1. Another bob, another point mass या फिर बॉब भी ले सकता हूं ऑफ 4 kg हैज टाइम पीरियड t2 when used as सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एसपी लिख दिया। एसपी का मतलब सिंपल पेंडुलम है। अभी यहां पे कंपेयर टाइम पीरियड्स को आपको कंपेयर करना है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर आपको। ऑप्शन ए T1 इक्वल्स टू T2, ऑप्शन बी T1 ग्रेटर देन T2, 3 ही दे रहा हूं बेटा, T1 लेस देन T2, क्योंकि कोई रिलेशन पे मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूं, सिंपल 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। चौथा भी हो सकता था, लेकिन फिर वो क्या है, T1 बराबर 2T2, T1 बराबर 4T2, ऐसे 4 ऑप्शन निकालने पड़ते थे। मैं सिंपल दे रहा हूं, ठीक है, 3 ऑप्शन से काम चला लो अभी आज के लिए। चलो बताओ इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए मैं अगला पॉइंट क्या पढ़ाने वाला हूं। न्यूमेरिकल पहले दिया है ताकि आप अपनी ट्यूबलाइट को जलाओ, है ना। ट्यूबलाइट, कई लोग तो उठ के चले गए होंगे ट्यूबलाइट जलाने के लिए, है ना। मैं जानता था कुछ लोग जरूर ऐसे ही किए होंगे। मैं बोल रहा हूं दिमाग की बत्ती जलाओ, उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। सिंपल है लॉजिक। चलो जो भी करना है कर लो, इसका आंसर बताओ मुझे। आई एम इंटरेस्टेड इन द आंसर, नॉट इन मेंटोस। चलो, अ पॉइंट मास ऑफ 1 kg इज यूज्ड फॉर सिंपल पेंडुलम एंड दूसरा है जिसका टाइम पीरियड T1 आ गया, दूसरा 4 kg का है उसका टाइम पीरियड T2 आ गया। आपको बताना है रिलेशन क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। चलो जो भी है आप अपना आंसर निकाल लीजिए, मैं अभी आपको आंसर दे देता हूं T1 बराबर T2। क्यों भैया ऐसा है? तो सर जी आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है T बराबर 2 अंडर द रूट ऑफ L/G। इसमें कहीं मास है क्या? अरे इसमें कहीं मास है क्या सर? इसमें भले ही मास ना हो लेकिन स्फेरिकल बॉब वाले फॉर्मूले में तो मास था। ओ एम 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 कैंसल, T बराबर 2 लो भैया अंडर द रूट ऑफ L² प्लस का 2/5 R² अपॉन GL। बोलो अब कहां है मास? मास पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। सो बेसिकली आपके सामने एक छोटी सी हेडिंग चालू कर रहा हूं मैं, और वो छोटी सी हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अच्छा एक बात बताओ, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों का यह सवाल सही हुआ था? कुछ तो बोल दो मेरा सही हुआ करके, कि सबका ही गलत हुआ था। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, पहला है मास ऑफ बॉब। बोलो क्या लिखोगे इसके सामने? इसके सामने लिखोगे टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बोलो समझ में आया? इसलिए पहले सवाल करवा दिया इस पे। अब मैं इसमें लिखता हूं कि भैया इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। चलो मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अरे दूसरा सवाल पूछ लूं? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देना, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि वैसे में देखा जाए तो आप लोग यदि बुकलेट्स वगैरह को रेफर करते हैं, वैसे मैं जानता हूं कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग बोलते होंगे अरे कहां बुकलेट्स के पीछे पड़ रहे हैं सर,
हमें तो बहुत कुछ पहले से ही आता है, चलो कोई बात नहीं, आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम का एक चैप्टर क्लास 11 की फिजिक्स में हुआ करता था, अभी भी है? क्या आपको वो चैप्टर के बारे में कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, कुछ हल्का सा धुंधला धुंधला सा? तो मैं आपको बता दूं कि उसके बेसिस पर इसमें सवाल बना सकता हूं मैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन उससे पहले इतना तो देख लो। अरे क्लियर है, चलो दूसरा सवाल पूछता हूं मैं। पूछूं क्या? अच्छा एक काम करो, लिखूंगा नहीं मैं इस बार, आपको ध्यान से सुनना है और आप अपने मन से लिखिए, ठीक है। सवाल ये है, यदि आपको याद होगा, हा, चलो लिख देता हूं। क्या लिखने से क्या है ना, मेरा टाइम ज्यादा जाता है। कई लोग सोचते हैं सर फिर डायरेक्टली बनवा लिया करो, टाइप कर लिया करो। अब ये क्या है ना, ये क्वेश्चन वो है जो चलते चलते अचानक से याद आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि डिडिंग डिडिंग, a pendulum of bob is first displaced 1 centimeter from mean position। इस समय इसका टाइम पीरियड जो है वो है t1। नेक्स्ट, the same simple pendulum is displaced by 2 centimeter from mean position, ठीक है। इस समय इसका जो टाइम पीरियड है वो है t2 और ऑप्शन वही है, कंपेयर करना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, यहां पर मीन पोजीशन है, टीपी टाइम पास नहीं है, टाइम पीरियड है, ठीक है। कई लोगों के मन में यही खुरापाती विचार चल रहे होते हैं हमेशा। हिंदी मीडियम सुनो, एक पेंडुलम है जिसका एक बॉब है, उसको हम लोगों ने पहले उसकी मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया और उसका टाइम पीरियड नोट किया, वो t1 आया, ठीक है। ये t1 है, यदि नहीं दिख रहा हो तो हो सकता है कि आपकी आंखों के चश्मे का नंबर थोड़ा सा बढ़ रहा हो। अगली बार सेम उसी बॉब को मैंने क्या किया, उसकी मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया और इस बार टाइम पीरियड t2 नोट किया। तो t1 और t2 में रिलेशन आपको बताना है, तो बता दीजिए भैया क्या रिलेशन आने वाला है। t1 अगेन आंसर विल बी सेम, t1 विल बी इक्वल्स टू t2, t1 विल बी इक्वल्स टू t2। सर जी क्यों रिलेशन ऐसा आ रहा है, उसके पीछे आ जाइए, आप आगे बढ़िए, पीछे जाइए, सॉरी आगे कहां बढ़ रहे हो। टिडिंग टिडिंग, देखो ये हम लोगों ने एक्स डिस्प्लेस किया था, बराबर है। सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसएचएम मैंने एक्स डिस्प्लेस किया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और उसके बाद में छोड़ दिया था। ये मैंने पूरा सॉल्व किया, देखो एक्स चल रहा है पूरे सब में, लेकिन लास्ट में टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं एक्स है क्या, नहीं एल है। और अगली बार देखिए एंगुलर एसएचएम में तो सीधा सीधा थीटा है और वो थीटा भी लास्ट में कहीं, क्या मेरे टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं आपको थीटा दिख रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भैया योर आंसर विल बी अगेन t1 बराबर t2। तो आपका पॉइंट नंबर 2 जो है वो आएगा कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। जो बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं, उससे क्या है, ये स्वतंत्र है, जब एज लॉन्ग एज द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, एज लॉन्ग एज द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने तुरंत हाजिर। हाँ डंग डंग डंग, हाँ एक बॉब है जिसका मास 1 kg है, इसको एक लेंथ ली हुई है मैंने स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग लेंथ यहां पर दे रखी है और वो है मान के चलिए आपके पास में 2 मीटर। ओके 2 मीटर ले लूं क्या, चल ले लेता हूं। फिर अनादर बॉब, एक दूसरा बॉब ले लिया मैंने और इसका मास भी 1 kg है और इस बार आपके स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है आपकी 8 मीटर।
यहां पर आपका टाइम पीरियड है T1, यहां पर आपका टाइम पीरियड है T2। अगेन कंपेयर कर दीजिए T1 T2 को, अगेन कंपेयर कर दीजिए T1 T2 को। वही ऑप्शन है T1 इक्वल टू T2, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2। क्या आंसर आएगा? तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग, देखो ये खुद से सॉल्व करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यदि नहीं निकाल पा रहे हो तो भाई साहब पिटने के कर्म कर रहे हो, है ना। चलो करो 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 फटाफट। तो बेटा आप लिखोगे T1 बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L1 अपॉन G1। L1 है 1, 1 से खत्म खत्म, तो T1 बराबर आएगा आपका 2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। सर ये कैसे निकाल लिया? L1 लिखा मैंने 1, अंडर रूट जी है पाई, पाई को अंडर रूट के अंदर में भेजोगे पाई स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर से जी को हम लोग लगभग काट सकते, तो T1 की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। ओके T2 बराबर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L2 अपॉन G2। G2 तो कुछ होगा नहीं, L2 कितना है? अच्छा सॉरी बेटा मैंने 2 मीटर लिखी थी क्या? ओहो, तो बेटा ये आएगा 2√2। ठीक है, दिस आंसर विल बी 2√2। चलो ले लो 2√2 सेकेंड। और यहां पर इस बार आप 8 लिख दीजिए, तो 8 का आंसर कितना आएगा? 4√2। सही कर रहा हूं ना मैं? 8 रखो, इससे काटो, 8 का 2√2, 2 टू 4, 4√2 सेकेंड। क्लियर है? तो बेटा इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो उत्तर आपको मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, T2 बराबर 2 टाइम्स T1। ये आंसर करेक्ट हो गया, ज्यादा करेक्ट है। और T2 ग्रेटर देन T1, ये भी आंसर सही है। लेकिन कई बार एग्जामिनर्स आपको इनमें भी कंफ्यूज करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो भैया T2 बराबर 2 T1 इज ज्यादा करेक्ट आंसर। ठीक है, अरे सवाल समझ में आया? सिंपल सवाल है, हलवा सवाल कहते हैं इनको हम लोग। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो भैया यहां से आपको थर्ड पॉइंट मिल रहा है इस न्यूमेरिकल को देखने के पश्चात, और वो ये है कि तीसरा पॉइंट कहता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ एंड ओनली इफ जी इज कांस्टेंट। कई लोग सोच रहे होंगे सर जी कहां वेरी करेगा? ग्रेविटेशन चैप्टर सीख के आए हो, जी पूरा वेरी करवा सकता हूं मैं बैठा बिठाए? अरे जी को वेरी कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, जी को भी वेरी हम लोग कर सकते हैं। एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखना, ये जो होता है ना हम लोग जो लिखते हैं एल, जिसे आपने लिखा है ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो लिख रहे हैं उसका मोर करेक्ट वे, मोर करेक्ट आंसर पता है क्या है? मोर करेक्ट, ध्यान रखना मैं मोर करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं, वो ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लटकन बिंदु से, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। जो आपका सरल लोलक है उसके अंदर का जो गोलक है उसके द्रव्यमान केंद्र से लटकन बिंदु की दूरी, ये आपका एल का एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। बट इन जनरल लैंग्वेज हम लोग क्या बोल देते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ पेंडुलम या इफेक्टिव लेंथ। बात समझ में आ रही है? पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। यस और नो, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इससे रिलेटेड सिंपल सिंपल से सवाल यदि मैं आपसे पूछता हूं, वो सवाल ये है, मान के चलो, सवाल है देखो क्या है, चिंकी मिंकी याद है आपको? मान के चलो चिंकी झूला झूल रही है, ये झूला आपने देखा होगा ना, ये पेड़ की वो डाली है जिस पर वो झूला बंधा हुआ है, ये पेड़ की वो डाली है जिस पर झूला बंधा हुआ है, ये वो पट्टा है जिस पट्टे के, लकड़े का पट्टा लगाते हो नहीं लगाते हो आप झूले? अरे भाई सुना होगा ना सावन का महीना, और क्या होता है? बैठ गई ना चिंकी, अच्छी लग रही है? हाँ। ये इसने हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग को,
ठीक है यार, मान लो ये चिंकी है, चिंकी झूलिंग झूला। अब क्या हो रहा है, अब चिंकी शरारती तो है, ये तो बात आप जानते हो। मान के चलो इफ, कैसे लिखूं मैं सवाल को, एक तो झूले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये एक और परेशानी है ना। मैरी गो राउंड तो वो वाला होता है ना जो गोल वाला होता है, बड़े वाले को मैरी गो राउंड बोलते हैं। चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंगर विंगर बोल ले, स्विंग कर रहा है ना ये, ऐसे 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 स्विंगर बोल लो। देखो ये पिंकी कौन थी, चिंकी पिंकी, चिंकी है, चिंकी झूला झूल रही थी। सवाल पे फोकस करो, चिंकी और पिंकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल ये है कि ये चिंकी झूला झूल रही थी एंड इफ सडनली, अचानक से, शी स्टैंड्स अप, वो क्या हो गई, खड़ी हो गई, ऑन झूला, ऑन झूला, देन न्यू टाइम पीरियड इज टी डैश। तो बताओ टी डैश और टी में क्या रिलेशन है। पहले जब झूला झूल रही थी तो इस समय इसका टाइम पीरियड टी मान लीजिए। अब वो अचानक से खड़ी हो गई और खड़ी होने के पश्चात भी वो झूला तो झूले जा रही है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका इस बार टी डैश। तो आपको बताना है क्या फर्क पड़ेगा टी डैश पर। मतलब ऑप्शन किस प्रकार से रहेंगे, टी डैश इक्वल्स टू टी, टी डैश लेस देन टी, टी डैश ग्रेटर देन टी। कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। इतनी जो हम लोगों ने अभी बोल के मेहनत करी है ना, वो इसके इस क्वेश्चन के लिए करी होगी, है ना, ऐसा लग रहा होगा। बताओ फटाफट से आंसर क्या है। पहले तो आंसर इज टी डैश विल बी लेस देन टी। कई लोग बोलेंगे सर कैसे। देखो भैया, जब चिंकी बैठी है, जब चिंकी बैठी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है। कई लोगों को तो सेंटर ऑफ मास ही नहीं दिखा भैया। ये इस समय जब चिंकी बैठी है तो ये चिंकी का सेंटर ऑफ मास है L1 दूरी पर। अब चिंकी को खड़ा कर दीजिए, चिंकी खड़ी हो जाओ। ये चिंकी को यहां पर खड़ा कर रहा हूं मैं, ऐसे बना देना चिंकी, हाँ ये चिंकी को खड़ा कर दिया। अब चिंकी का सेंटर ऑफ मास देखो कहां आएगा, कहां आएगा, कहां आएगा, हाँ ये वाला अभी चिंकी का सेंटर ऑफ मास आ गया। तो ये चिंकी का सेंटर ऑफ मास आ गया L2 बराबर है। अरे बोलो L1 और L2 तो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। लो भैया, ये आप L मान लो पहले वाला, ठीक है, नहीं दिख रहा तो L मान लो तू, और ये आपका L डैश ठहरा, ठीक है, L और L डैश। तो आप जानते हैं कि T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L है। अब L डैश जो है वो छोटा है L से, तो इट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बेटा, T डैश छोटा हो जाएगा T से। बोलो सवाल समझ में आया, यस और नो, यस और नो। अरे क्लियर है क्वेश्चन, वा सवाल समझ में आया क्या। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था, आराम से किया जा सकता था। देखो अभी तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें और करनी है। इफेक्ट ऑफ जी तो पूरा इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी तो हम तीसरे फैक्टर पे बात कर रहे हैं, उसके बाद टेम्परेचर वाला भी एक फैक्टर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या, उससे टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ चेंज होती है बेसिकली, और वो होता है एल टी बराबर एल नॉट वन प्लस अल्फा अल्फा टी। उस बेसिस पर करते हैं, लेकिन उसे हम लोग बाद में बताएंगे। लेकिन अभी पहले इसको तो देखो, ये सवाल समझ में आया। ऐसे ही हम लोग एक काम और करते हैं, एक सवाल और पूछा जाता है। वो सवाल क्या है, क्वेश्चन है, मान के चलो यू हैव सैक ऑफ सैंड, रेत से भरा हुआ एक आपके पास में बोरी है, सैक ऑफ सैंड, इट इज स्विंगिंग, ये आपकी झूल रही है। मैंने अभी स्विंग बोला ना झूलने के लिए, जैसे झूले पे चिंकी बैठी थी ना, तो चिंकी को हटा दिया हम लोगों ने और उसकी जगह रेत की बोरी रख दी। नाउ इस समय इसका जो टाइम पीरियड है उसे मैंने मान लिया टी है। इस समय इसका टाइम पीरियड क्या है, टी है। इसके बाद फर्दर इफ, अब एक काम करते हैं यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, सवाल ही थोड़ा सा बदलते हैं, सवाल को बदलते हैं हम लोग, सवाल को बदला जाए कैसे, डिंग 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 डिंग। मेरे पास ड्राइंग में मटका है क्या,
ज़्यादा सोचने में मजबूर करूँ क्या आपको? कई लोग सोच रहे हैं कितना भी मजबूर कर लो, आंसर तो आपको ही देने। आप मजबूर कर भी दोगे तो आपको क्या लगता है हम मजबूर होंगे? हम वो नहीं है जो मजबूर हो जाए आपकी बातों से। कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे, छोड़ो। ये क्या है? ये है आपका एक मटका, जिसे आप लोग कहते हो पॉट, है ना? पॉट कहते हो ना मटके को। ये भरा है पानी से और इसको मैंने ऐसे लटका दिया है एंड ये आपका क्या हो रहा है, झूल रहा है, स्विंगिंग विद टाइम पीरियड इक्वल्स टू टी। इस समय ये झूल रहा है, इसका टाइम पीरियड है टी। अब हमने क्या कर दिया, हमने मटके में एक कंकड़ मारा, दूर से निशाना लगाया गुलेल से। वैसे मैं पूछ सकता हूं इसमें, पता कैसे, कि मान के चलो ये मटके की जो हाइट है वो ग्राउंड से 10 मीटर है, मैंने एक पत्थर को 37 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका, तो उसके बाद टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? वो सब नहीं बोल रहा हूं मैं, सीधा बोल रहा हूं कि इस मटके में यहां पर नीचे कर दिया क्या, एक छोटा सा होल कर दिया, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा होल कर दिया। नाउ न्यू टाइम पीरियड जो है उसे आप मान लीजिए टी डैश। कंपेयर करना है क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ऑप्शन नंबर ए, टी डैश विल बी इक्वल्स टू टी। ऑप्शन नंबर बी, टी डैश पहले इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है। फिर मैं बोल सकता हूं टी डैश जो है पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। ऐसे तमाम तरह के ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसको सोचना है, ठीक है? अरे बात समझ में आ गई? चलो इस सवाल का आंसर निकालो, कैसे होगा। एक सिंपल सी बात बताऊं क्या होगा, आप खुद से आंसर निकाल सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल चल रहा है, तो आप जानते हैं। पहले भैया मान लीजिए इस मटके का सेंटर ऑफ मास यहां पर है। कब? जब पानी से भरा हुआ मटका, H2O का मतलब समझता है ना, वाटर होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगा के। ओके, तो भैया ये यहां से लेकर के ये आपकी हो गई सस्पेंशन पॉइंट L मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही होल करोगे तो पानी धीरे 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 नीचे आएगा। पानी धीरे 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 नीचे आएगा तो आपके पास में सिचुएशन ऐसी होगी कि फर्स्ट L जो है वो आपका इंक्रीज होगा, और L इंक्रीज होने से टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा होगा भैया, पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, धीरे 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 नीचे जाएगा। अरे बोलो, ये धीरे 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 नीचे जाएगा, बराबर है। उसके बाद में क्या होगा कि फिर ये ऊपर आने लगेगा, तो पहले टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, उसके बाद में टी डिक्रीज होगा। यस और नो, श्योर हैं? क्लियर होगा? पहले टी इंक्रीज होगा, उसके बाद में टी डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर? यस और नो, श्योर? अच्छा, क्या ये वापस से, एक सवाल और है, क्या ये वापस से टी डैश कभी टी के इक्वल होगा? यस, वो भी होगा, बट हम लोगों को वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि जिसमें कि भैया इसमें पानी की क्वांटिटी दे दी और ये पानी इस होल से रिस रहा है। सिंपल सी बात है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस, तो इसमें दे दिया कि भैया ये मटके की जगह मैंने तो मटका लिया, वहां पे गोला दे देगा, और गोला दे देगा तो गोले की रेडियस दे देगा, स्फीयर दे देगा, स्फीयर की रेडियस दे देगा, तो इस रेडियस से आप वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम से आपको यहां पर एक होल दे देगा, तो होल का एक रेडियस दे देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया यहां से जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है। उस स्पीड से आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी कि भैया इसमें कितना टाइम लगेगा। वो सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं आपको, एक बात समझ लीजिए, वो सवाल यहां पर नहीं पूछे जाने वाले हैं आपको। यदि पूछ लिया एग्जामिनर ने तो बस इतना पूछ ले, वही सफिशिएंट है। बस ये बता दूं कि बाद में ये टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे पूरा पानी खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वापस से कहां पे आ जाएगी, सेंटर वाली पोजीशन पे आ जाएगी,
जहां पर वो पहले से था। अब ये मटका भले ही मैंने ऐसे बनाया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन रहेगा फॉर स्फीयर, एक्चुअल में क्वेश्चन रहेगा फॉर स्फीयर। अब ये तो क्या है, थोड़ा सा हल्का फुल्का, आपका भी मन बहलता रहे ड्यूरिंग द लेक्चर, नींद नहीं आए, इसके लिए मैंने मटका बना दिया यहाँ पे। बाकी सवाल रहेगा एक्चुअल में क्वेश्चन गोले के लिए, और गोले में हम लोग क्या करेंगे कि स्फीयर में क्या होगा, यदि स्फीयर है तो भैया पूरी बॉडी का मास उसके सेंटर पर, तो सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो जब वहां से पानी टपकना चालू करेगा तो सेंटर ऑफ मास पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो पहले टी इंक्रीज होगा, फिर टी डिक्रीज होगा, पहले टी इंक्रीज होगा, फिर टी डिक्रीज होगा, और बाद में डिक्रीज होके वो उस इनिशियल वैल्यू पर पहुंच जाएगा जो पहले थी। क्लियर है? ये कुछ फैक्टर्स थे। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो बेटा यहां पर कुछ ग्राफ व्राफ बना सकते हैं हम लोग। ग्राफ वगैरह बनाना चाहें तो आप देखिए, टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल है, तो मैं ले सकता हूं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल है, यस और नो। तो अब यहां पर यदि मैं ग्राफ बनाता हूं, मान के चलो रूट एल वर्सेस टी का, तो ये ग्राफ जो आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों? y बराबर mx। यदि मैं इसमें ऐसा करता हूं कि यहां पर टी स्क्वायर ले लेता हूं, यहां पर एल ले लेता हूं, तो ये वाला ग्राफ भी आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बोलो सही है क्या? यस और नो। लेकिन यही ग्राफ यदि मैं टी और एल में बनाता हूं, यही ग्राफ मैं टी और एल में बनाता हूं, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है। एल बराबर टी स्क्वायर ना, ओके। तो ये ग्राफ आएगा आपका इस प्रकार से, एल और टी है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का जब आप ग्राफ बनाते हो तो बेटा ये आपके पास में कुछ ऐसा पैराबोला बनता है जब ये आपका x और ये y होता है। तो इसी के बेसिस पर आप देखिए, t मेरा वहां पर है और x मेरा यहां पर है। मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या? ये t और l का ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि l इंक्रीज होगा तो t इंक्रीज होगा। यह सही है, हाँ। टी और एल का ये वाला ग्राफ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जनरली देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी चीजें ही रहती हैं। टी और एल मैंने बना दिया, हालांकि मतलब ऐसा मत बना देना डाउनवर्ड एक्सपोनेंशियल बनवा दिया, नहीं, ये ऐसा ही कुछ ग्राफ यहां पर देखने को मिलेगा। अब ऐसा रीजन ये है कि अब कई इसमें जी का भी फैक्टर एक रहता है जिसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, लेकिन ये आप लोग यहां पर एक ग्राफ कंसीडर कर सकते हैं। मेनली टी स्क्वायर और एल के जो ग्राफ है, या टी और अंडर रूट एल का जो ग्राफ है, वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आने वाला है। यस और नो? क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? यस और नो? ओके। सो इसी के बेसिस पर हमारा ये थर्ड फैक्टर जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो लेंथ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहां पर आगे जो पॉइंट आता है वो आता है ऑन द वैल्यू ऑफ जी, मतलब फोर्थ फैक्टर कौन सा है? जी, और जी है मतलब एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास में कुछ और चीजें यहां पर चलने लगेंगी, और वो रहेगा लाइक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जब हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी वेरी करेगा तो उसी के बेसिस पर जी वेरी करेगा। मतलब कैसे, जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? जी डिक्रीज होता है। अर्थ की सरफेस के नीचे जाओगे धरती में तो जी डिक्रीज होता है। तो उस बेसिस पर टाइम पीरियड आपका चेंज हो सकता है, और वही सवालों के तौर पे आपके सामने आ सकते हैं। यस और नो? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर? ओके। इसमें एक पॉइंट और रह गया बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। एक काम करता हूं, 2-3 मिनट और ले लेता हूं आपके। सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। हालांकि एक काम करते हैं हम लोग, इसे बाद में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है? चलो, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors,
Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.